क्या पीएसएक्स आपके पास नेक्स्ट वीक के अंदर आपके पास रिकवरी देगी या आपके पास और ज़्यादा डिक्लाइन होगा? तो आज पीएसएक्स वीकली एज के अंदर हम जानेंगे कि आपके पास मार्केट का नेक्स्ट वीक के लिए क्या आउटलुक है और आपके पास किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। और आपके पास वीकली, मंथली और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट का आउटलुक, डिमांड और सप्लाई ज़ोन कहाँ पे है और हमें एज़ अ इन्वेस्टर और एज़ अ ट्रेडर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और कौन से स्टॉक्स हमें अपनी नज़र के अंदर रखने चाहिए, कौन से टॉप 3 या 4 सेक्टर्स हैं जो कि हमें जिनके अंदर बाइंग देखी जा सकती है। और हम ये भी बात करेंगे आपके पास कि मार्केट के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट जो आ रहा है आपके पास, वो कहाँ तक आपके पास मार्केट को और ज़्यादा किस डायरेक्शन में लेके जा सकता है। सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल आपके पास $90 से भी अबव ट्रेड कर रहा था और जिस तरीके से फ्राइडे वाले दिन देखा गया कि आपके पास क्रूड ऑयल थोड़ा-सा डिक्लाइन में आया। ये इस वजह से आया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के ईरान और उसके दरमियान एक स्टेटमेंट आई थी कि सीज़ फायर का थोड़ा-सा यूएसए की तरफ से आया था कि सीज़ फायर हो सकता है। लेकिन ईरान ने वहाँ से आपके पास वो चीज़ खत्म की जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को इंक्रीज़ किया और मार्केट अपसाइड के ऊपर जाके फिर वापस से 700 पॉइंट्स के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी। अभी मार्केट के टेक्निकल्स भी देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल दिख रही है कि मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम के अंदर। उससे पहले ये बात याद रखें कि क्रूड ऑयल आपके पास जिस तरीके से डिक्लाइनिंग में आएगा तो पीएसएक्स के लिए ये एक बेटर आपके पास समझा जाएगा। और बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं मार्केट के और ऑयल प्राइसेज़ में इंक्रीज़ ही ज़्यादा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ऑयल प्राइसेज़ में इंटरनेशनल ऑयल की इंक्रीज़ की वजह से यहाँ पे भी इंक्रीज़ किया गया है। और थोड़ा-थोड़ा करके ऑयल प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। तो चलिए टेक्निकल्स में देखते हैं कि हमें क्या सिनेरियो दिख रहा है। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके पास मंथली टाइम फ्रेम की। जिस तरीके से देखा गया आपके पास ये ऑल टाइम हाई आपके पास लगाया मार्केट ने और फिर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक 180 से 188 के दरमियान आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि आपके पास मार्केट के अंदर चल रहा है। और बाकी अगर डिमांड जोन की मैं बात करूं तो वो आपके पास 160,000 के करीब आपके पास मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक बेहतरीन डिमांड जोन है। जिस तरीके से एक बड़ी रेड कैंडल आपके पास दिख रही होगी आपको यहाँ पे बनी और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर उसकी बात करेंगे आपके पास इमीडिएट सपोर्ट की तो वो 169,000 की है जो कि एक स्टॉप लॉस भी कंसिडर है। अगर हम आपके पास वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स क्या काफ़ी आपके पास एक अच्छे नज़र आते आ रहे थे और अभी वॉल्यूम आपके पास एवरेज से ज़्यादा है जो कि ये शो कर रहे हैं कि या तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वगैरह की तरफ से आपके पास सेलिंग आई है या तो आपके पास बिग प्लेयर्स की तरफ से सेलिंग आई है या आपके पास इंडिविजुअल्स या आपके पास पैनिक सेलिंग थी। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जिस तरीके से हम देखें तो आपके पास ऑल टाइम हाई से मार्केट अपने पास एक बॉटम पे के अंदर गई 144 के अराउंड, फिर वहां से मार्केट अपने आप को रिकवरी दी और आपके पास वो मार्केट ने वापस से 188 के लेवल को टच किया जहां पे मैंने आपको ये चीज कही थी कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है। फिर वहां से मार्केट डिक्लाइनिंग पोजिशन में गई, वहां पे फिर आपको ये चीज 180 181 के अराउंड आपके पास वापस से निकलने का मौका मिला था आपको कि यहाँ से आप निकल सकते थे कि एक स्टॉप लॉस हमने कंसिडर किया था और वहीं से मार्केट आज 171 के अराउंड ट्रेड करती हुई आपको नजर आ रही है। अगर इसकी इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो 170 की है वीकली में और जो कि मार्केट ने पिछले वीक के अंदर सस्टेन करती हुई नजर आई। अगर इसका हाई की बात करें तो आपके पास 177 तकरीबन इसका हाई लगाया मार्केट ने और फिर वहां से अपने पास वीकली फ्राइडे वाले दिन के अंदर 171 के अराउंड आपके पास क्लोज की। 170 से लेके 176 ये आपके पास एक अच्छा एक जोन है कि यहाँ पे मार्केट आपको नजर आती है। अगर 170 की सपोर्ट आपके पास मार्केट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर टूटती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट डिमांड जोन है वो 160 के अराउंड आपके पास बनता है जो कि एक मेजर डिमांड जोन की क्या बात आ रही है वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको जिस तरीके से दिख रहा है कि मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई, जिस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये डायरेक्शन अब क्लियर करेगी नेक्स्ट वीक के लिए आपके पास 170 से लेके अगर मार्केट आपके पास टूटती है 169 ये आपके पास जो एक डिमांड जोन है 168 या 169 से आपके पास 170 के दरमियान ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा और मार्केट अपने बिल्कुल बेयरिश ट्रेंड के अंदर हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट डिमांड जोन या मेजर सपोर्ट की बात करेंगे तो 160 की है, उससे पहले आपके पास एक और है वो 166 167 के अराउंड आपके पास वहाँ पे एक डिमांड जोन बनता है, फिर 163 के अराउंड बनता है और फिर लास्ट जो डिमांड जोन मैं बोलूंगा तो मेजर सपोर्ट 160 की है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे मार्केट का गैप है। तो मार्केट फिर अगर यहाँ पे आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो मार्केट अपने गैप को फिल करने के लिए जाएगी। तो उसके हिसाब से ही आपने अपनी स्ट्रेटेजी को रखना है। और अगर मार्केट 171 से ऊपर ट्रेड करती है 170 से ऊपर ट्रेड करती है तो पहला रेजिस्टेंस जोन वो 173 के अराउंड है। फिर आपके पास अगर इसको ब्रेक करती है तो दूसरा रेजिस्टेंस जोन 174,500 से लेके 176 के आपके पास यहाँ पे मेंटेन करे। अगर 166 से अबव
मार्केट क्लोजिंग दे देती है हाई वॉल्यूम के साथ, उसको ब्रेकआउट लेवल माना जाएगा और फिर मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 180 के अराउंड होगा। फिर यहाँ से अगर मार्केट तोड़ आपके पास जाती है तो 184 185 के अराउंड जाती नजर आएगी। लेकिन जो आपके पास मेजर जो आपके पास वो चीज़ है कि यहाँ पे मार्केट को इस लेवल को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास एक न्यू रैली के लिए। अगर मार्केट इस ट्रेंड को आपके पास नहीं संभाल पाती या नहीं सस्टेन कर पाती तो ब्रेक हो जाती है, तो आपके पास मार्केट यहाँ से गिरती है तो फिर आपके पास हम प्रेफर मैं आपको ये करूँगा 166 से 167 के अराउंड पार्शियल एड ऑन करना है और फिर मेजर जो डिमांड होगी वो 160 के अराउंड आपको मिलेगा कि वहाँ से आप उसको गेट आउट करेंगे। अगर हम रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे 180 का लेवल टूटता है तो मार्केट आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस जोन आपके पास कंसिडर ये करेगी कि आपके पास 181 182 के अराउंड आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और अभी इसमें स्ट्रेटेजी आपने सिंपल से ये रखनी है कि मार्केट को देखना है, वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आपने सिंपल से ये रखनी है कि आपके पास मार्केट अपने लेवल को अगर ये वाले लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो मार्केट के अंदर फिर आपको नेक्स्ट जो है वो आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे डिप के अंदर मिलेगी। अब लोगों का यही सवाल है कि डिप कहाँ पे हमें एक्चुअल डिप मिल रही है और हम जहाँ बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे हम आपके पास फिर नीचे आ जाता है, फिर हम उसको एवरेज करते हैं, फिर मार्केट नीचे आ जाती है, तो हम उस सिचुएशन में क्या करें? देखिए आपके पास दो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि 170 से लेके 176 के दरमियान अगर मार्केट आपके पास ट्रेड करा रही है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट प्रॉफिट पे काम करना है। अगर 160 से 176 से अब आपके पास निकल जाती है मार्केट तो आपके पास एक ब्रेकआउट लेवल विद हाई वॉल्यूम लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम के अंदर आपके पास कमी देखी जा रही है। और अगर हम आरएसआई की बात करें तो आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास आरएसआई लो पोजीशन पे आ गई है, लेकिन अभी भी ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं है, तो यहाँ से और ज़्यादा करेक्शन देखी जा सकती है। मार्च के अंदर आरएसआई गई थी आपके पास 2 मार्च के अंदर आपके पास आरएसआई 24 पे आ गई थी और अभी जो आरएसआई करंटली चल रही है वो आपके पास चल रही है 39 पे। तो ये चीज़ है कि अगर थोड़ी भी और करेक्शन आती है आरएसआई यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ से आपको एक मोमेंटम मिलेगा। यहाँ से आप देखेंगे कि आरएसआई अपनी एक अच्छे जोन के अंदर चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आरएसआई की उससे भी देखें या अगर एमएसीडी के उससे देखें तो आपके पास ये भी बेयरिश ट्रेंड को ही आपके पास शो करता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से आपके पास एमएसीडी के अंदर भी वॉल्यूम आपके पास एक बेयरिश ट्रेंड को शो कर रहा है। तो इसमें हमारी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, चलिए उसके ऊपर हम बात डिटेल के अंदर करते हैं। पीएसएक्स के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और आपके पास वार की सिचुएशन चल रही है। आपने पिछले वीक के अंदर भी देखा कि मार्केट के अंदर वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन बहुत ज़्यादा आपके पास मार्केट के अंदर डिक्लाइन आया, जिसकी वजह से मार्केट आपके पास 174 का लेवल आपके पास सस्टेन नहीं कर और फिर मार्केट ने एक वे फ्राइडे वाले दिन थोड़ा-सा एक बाउंस बैक दिखाया 900 पॉइंट्स अब गई मार्केट और फिर जाते-जाते मार्केट क्लोजिंग 700 पॉइंट्स के आपके पास क्लोज़ करती हुई गई वीक। इसमें आपके पास जो पॉलिटिकल टेंशन जो चली है, एक सीज़ फायर की न्यूज़ आई थी कि यार थोड़ा-सा सेटलमेंट होने की इम्कान है। उसकी बेस पे मार्केट ना 900 पॉइंट आपके पास अब गई। लेकिन आपके पास ईरान ने बिल्कुल साफ मना किया कि हम कोई भी सेटलमेंट अब करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है तो इन्वेस्टर या ट्रेडर को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या सिनेरियो उनको रखना चाहिए? चलिए उसके बाद सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बात करूँगा जिस तरीके से रिफाइनरी सेक्टर जो कि मैं आपको कहता हूँ कि रेड मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करता है और आपके पास एक मोमेंटम देखा जाता है रेड मार्केट के अंदर। इस तरीके से रिफाइनरी पॉलिसी की एप्लीकेशन की न्यूज़ आई और वहाँ से सारी रिफाइनरीज़ एनआरएल हो, पीआरएल हो, आपके पास पीटीआरएल हो या सिनर्जी हो, इनके अंदर आपको वॉल्यूम का इंटेक देखने को मिला। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंटेक हुआ इनके अंदर, एनआरएल बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर आपके पास एक्युमुलेशन के ज़ोन पे चल रहा था। वहाँ से मार्केट को एक अच्छे लेवल पे एनआरएल आपके पास जाता हुआ दिखा। टीआरएल की मैं बात करूँ तो काफ़ी टाइम पहले आपके पास कुछ टाइम डेज़ या वीक्स पहले ही आपके पास वो एटीआरएल बहुत अच्छे ज़ोन के अंदर था, अपनी एक सपोर्ट को मेंटेन करते हुए चलना था, मोमेंटम आया उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और उसने अपनी एक न्यू रैली दिखाई। पीआरएल की मैं बात करूँ तो जहाँ 35, 36, 37 या 40 के दरमियान बाइंग आ रही थी, और फिर पीआरएल ने अपने 50 के लेवल को तोड़ के एक ब्रेकआउट लेवल दिया, जो कि 55 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अभी भी उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अब सवाल ये है कि सर आपने बोला था कि यार यहाँ एंट्री ले लो। मैंने और फिर नीचे आ जाता है कोई स्टॉक तो बोलते हैं यार एंट्री गलत ले ली। देखिए एंट्री हमेशा आपके पास एक ऐसे ज़ोन पे लेनी होती है कि जहाँ पे आपको एक सपोर्ट मेंटेन कर रही हो और आपके पास वहाँ पे दिख रहा हो कि एक्युमुलेशन ज़ोन चल रहा हो। देखिए अगर 55 रुपीज़ के ऊपर दरमियान आप एंट्री लेते हैं तो ट्रेंड तो उसका बुलिश चल रहा है और ऊपर जाते हुए ही नज़र आ रहा है, अगर मैं चार्ट्स की भी बात करूँ। लेकिन यहाँ पे आपका एक रिस्क लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आप वही होता है ना बात कि हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। ये चीज़ माइंड के अंदर रखते हुए चलना कि अगर आप वहाँ पे लेते हैं तो कौन बोल रहा है आपको कि यार अपना सारा पैसा इंटेक्ट कर दो। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 50% से ट्रेडिंग करें या 30% से ट्रेडिंग करें। अगर लाख रुपए है तो 30-40 हज़ार रुपए से आप ट्रेडिंग करें।
ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या होना चाहिए, क्या आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ या ट्रेडिंग के लिए कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि आपके पास बाकी जो सेक्टर्स हैं, रिफाइनरीज़ तो एक अच्छा अपग्रेडेशन देती हुई नज़र आ रही है, एक आपके पास उसमें मोमेंटम दिख रहा है। अगर मैं बात करूँगा ऑयल एंड गैस सेक्टर की, फर्टिलाइज़र सेक्टर की, सीमेंट सेक्टर की, आपके पास बैंकिंग सेक्टर की, तो ये सेक्टर्स आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है क्योंकि ये हाई वेटेड सेक्टर्स हैं, जबकि प्रॉफिट टेकिंग आपके पास कंज़्यूम की जाती है या आपके पास पैनिक सेलिंग होती है, तो इन सेक्टर्स की डिक्लाइन की वजह से आपके पास इंडेक्स बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे जाते हुए दिखता है। तो ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे भी आपने अगर पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है, मिसाल के तौर पे मैं 5 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख रहा हूँ एज़ अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं स्टॉक की डाइवर्सिफिकेशन करूँगा कि एक-एक स्टॉक सेलेक्ट करूँगा। मैं क्यों सेलेक्ट करूँगा, वहाँ पे फंडामेंटल्स देखूँगा, उसके क्या पीछे मैकेनिज़्म है उसका, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखता हुआ आऊँगा। अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर की मैं बात करूँ तो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट इसके ऊपर अच्छा पड़ सकता है। लेकिन अभी इसकी एक बैड न्यूज़ आई थी आपके पास ऑयल एंड गैस सेक्टर की, उससे आपके पास इसमें और ज़्यादा प्रेशर देखने को। अगर ओजीडीसी की मैं बात करूँगा तो ओजीडीसी बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर था। अब 5% यहाँ आपके पास थोड़ा-सा और नीचे आता है तो वहाँ पे अक्यूमुलेशन आपको करने का मौका मिलेगा। और अभी इस लेवल के ऊपर आपके पास इसको एक अपनी सपोर्ट को मेंटेन करते हुए देखना है, आपने एक वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी रखनी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हमें बाइंग कब करनी चाहिए? सब बोलते हैं यार ये डिप आ रही है, वो डिप आ गई, डिप में बाइंग करो, बाइंग ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ। लेकिन कोई भी बताता नहीं है यार बाइंग ऑन डिप असल है कहाँ पे? यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने 178 के लोगों ने बोला 176 बाय ऑन डिप है। वहाँ पे बाइंग कर ली, फिर नीचे आ गई मार्केट, फिर नीचे आ गई, बाइंग ऑन डिप असल है कहाँ पे? लेकिन बाइंग ऑन डिप आपके पास मेजर डिमांड ज़ोन के एरिया को कहा जाता है। सब लोग अब बस अपना एक बोलूँ तो मैं मंजन चला रहे हैं कि आपके पास बाइंग ऑन डिप। यार बाइंग ऑन डिप बताओ कि कहाँ पे है? जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी 174 के लेवल पे बताया था, बाइंग ऑन डिप आपके पास 169 से 170 के दरमियान। जहाँ पे आप एक्यूमुलेशन करनी है, यहाँ पे भी पार्शियल एक्यूमुलेशन करनी है। तो असल बाइंग ऑन डिप या डिमांड ज़ोन की मैं बात करूँ, 160 लेवल के ऊपर है। अगर आपके पास 169 नहीं सस्टेन करता, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस का गाइडेड है। जैसे 181 के अराउंड आपको स्टॉप लॉस गाइडेड था, फिर 174 के अराउंड मार्केट का आपको बताया था कि ये सपोर्ट मेंटेन ना करे, तो आपने अपना कैश फ्री करना है। तो मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहना चाहिए, अपनी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए आपको। यार मैंने इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कर रहा हूँ या मैं ट्रेडर के हिसाब से कर रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए, मार्केट की साइकोलॉजी मुझे पता है या नहीं पता, मार्केट के सेंटिमेंट्स चल रही है वो पता है मुझे नहीं पता, मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करूँगा तो आपके पास बुलिश है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की मैं बात करूँगा तो बियरिश ज़ोन के अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मार्केट 169 तोड़ेगी तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा और फिर मार्केट अपने आप को एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू करते हुए नज़र आए। फिर सेकंड डिमांड ज़ोन 166, 167 के दरमियान, फिर 160 के दरमियान। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर रख के चलनी है। लेवल्स को फोकस करना है, आपने ये नहीं देखना है कि यार इंडेक्स किस तरफ जाना है, आपने स्टॉक्स को भी फोकस रखना है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि हर स्टॉक ऐसा नहीं होता कि यार इंडेक्स गिर रहा है और स्टॉक ही गिर रहा हो। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी एक सपोर्ट में मिल रहे होते हैं। जैसे मैं हप्पो की बात करूँगा, तो हप्पो की मेजर सपोर्ट जो हम बोलते हैं 200-205 के दरमियान है। यहाँ से अगर हप्पो यहाँ पे आता है तो ये बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन ज़ोन है। अभी भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा पार्शियली ऐड ऑन करके बाइंग कर सकते हैं। अब बाय वन डिप की मैं बात करूँगा तो 169 फिर आपके पास 166 और फिर 160 ये लेवल आपने माइंड में रखना है। और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात करूँ या क्रूड ऑयल जिस तरीके से 90 से अब ट्रेड होता हुआ आपको दिख रहा है, 90 का लेवल तोड़ा फिर 92, 93, 94 के अराउंड आपको ट्रेड होता हुआ दिखा। फिर फ्राइडे वाले दिन थोड़ी करेक्शन आपको देखने को मिली, क्रूड ऑयल के अंदर भी आपके पास डाउन साइड के अंदर आया और वहाँ से फिर आपके पास एक रेड ज़ोन में भी आया। तो ये माइंड में रखनी है कि जब तक के बाहर की सिचुएशन आपके पास स्टेप अप या कंप्लीटली सीज़फायर नहीं हो जाता, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी बहुत ज़्यादा। 170 से 176 के दरमियान एक ऐसा लेवल है कि यहाँ पे अगर मार्केट ट्रेड करती है, तो एक अच्छी बात है। 176 से अबव ले जाती है मार्केट, तो आपके पास एक ब्रेकआउट लेवल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हमें कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स को फोकस करनी है। मैं आपको एसआईपी और कंपाउंडिंग के लिए 4 ऐसे स्टॉक बता रहा हूँ, 5वां आप मुझे बताएँगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और लाइक एंड फॉलो अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर लाज़मी करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचे, टेक्निकल्स पहुँचे। अब आपने बाइंग करनी किस तरीके से है? 100% कैश तो आपको खाली करने का मैंने आपको कह दिया था कि 124 है। अब आपने डिप में थोड़ा-थोड़ा एक्युमुलेशन करनी है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 30-40 हज़ार रुपए से आपने एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर देना है, मतलब 20-30% एक्युमुलेशन करनी है। अब बहुत से क्लाइंट्स ये भी बोलते हैं कि सर हमने बाय किया, वो नीचे आ गया, फिर हमने और बाय किया, फिर वो नीचे आ गया, फिर हमने और बाय किया, अब हम ऐसे पोज़ीशन पे आ गए हैं हमारे पास कैश फ्री नहीं। आपको ये कौन कह रहा है कि यार आप बाय मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ एवरेज करनी है, ₹100 में बाय किया, वो आ गया आपके पास ₹90 पे या 95 आप तब भी एवरेज कर लेते हैं। अपना एक स्ट्रेटेजी बनाएँ, मैं जो आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊँगा 30% अगर स्टॉक नीचे आए तो पहली एवरेज आप वहाँ से करें। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई स्टॉक आपने बाय किया है तो आप ₹5-6 से आप उसमें एवरेज नहीं करेंगे। ये तो आपके पास एक वो है कि पैनिक कर रहे हैं, पैनिक में बाइंग कर रहे हैं, पैनिक में सेलिंग कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी बनाएँ कि कहाँ पे मैंने एवरेज करना है, कहाँ इसका मेन सपोर्ट है, मैं क्यों बाय क्यों कर रहा हूँ इस स्टॉक को। पहली चीज़ तो ये पीएसओ की मैं बात करूँगा, सबसे पहला स्टॉक एसआईपी एंड कंपाउंडिंग के लिए मैं आपको बोलूँगा पीएसओ को रख सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर है आपके पास। अगर थोड़ा-सा और डिक्लाइन जाएगा, डिक्लाइन मिलता है तो वहाँ पे अगर आपके पास 10% या 5% नीचे जाके मिलता है तो आपको एक अच्छा एक्युमुलेशन करने का मौका मिलेगा।
एसआईपी कंपाउंडिंग के साथ। हप्पो सेकंड स्टॉक है हप्पो। हब पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है पावर सेक्टर जनरेशन की, और एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है इसके अंदर। इस तरीके से डिविडेंड यील्ड की बात करूँ या डिविडेंड पे आउट की बात करूँ तो बहुत अच्छी टाइम से पे आउट देता हुआ आ रहा है। टाइपिंग कंपाउंडिंग के लिए इसको फोकस कर सकते हैं। फर्जी फर्टिलाइजर को फोकस आप लाज़मी करें। आपके पास ये अगर फर्टिलाइजर का एक सामने से स्टॉक है कि जो कि आपको एक वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। एक रिटर्न की बात करें तो बहुत अच्छा ये रिटर्न अपने इन्वेस्टर को भी देता है और आपके पास ट्रेडर्स को भी ये एक अच्छा रिटर्न दी जाता है। और जो चौथा स्टॉक है वो है सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड को आपने लाज़मी फ़ोकस करना है। इसको मैं अगर बादशाह कहूँ उसका टेक्नोलॉजी सेक्टर को, तो ये गलत बात नहीं है। इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है आपके पास सिस्टम लिमिटेड के अंदर। ये इसकी जो टेक्नोलॉजी आपके पास एनहांसमेंट हो रही है, और न्यूज़ ड्राइवन के ऊपर भी आप बाइंग कर रहे होते हैं कि यार इसने डिविडेंड दे दिया या इसने स्टॉक इसकी कोई अपग्रेडेशन हो गई, या इसका जैसे एयरलिंक की मैं बात करूँ, एयरलिंक पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है आपके पास फ्राइडे वाले दिन भी। आपके पास एयरलिंक की एक न्यूज़ आई कि भाई ईवी व्हीकल्स की तरफ जा रही है, ईवी बाइक्स की तरफ हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर वो चल रही है तो उसको एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए और उसको ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए। चाह रहा है वेल एंड गुड है, लेकिन अपनी एक एक्सपर्टी जो एक मोनोपोली रखनी चाहिए अपनी एक प्रोडक्ट के अंदर। बाकी अगर स्ट्रेटेजी की मैं बात करूँगा तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखनी है, वेट एंड वॉच। सही है, अगर ये लेवल आपके पास नहीं सस्टेन कर पाता तो स्टॉप लॉस एरिया यहाँ पे कैश फ्री करके नीचे आपको लेने का मौका मिलेगा, और स्टॉक्स को लाज़मी फ़ोकस रखना है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि यार चार्ट्स देखें, चार्ट्स ऐसी खूबसूरत चीज़ है आपके पास कि आपको मार्केट का पूरा ट्रेंड स्ट्रक्चर बता देते हैं कि मार्केट आगे कैसे मूव करेगी। तो अगर टेक्निकल्स आपको नहीं आते या आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, यार मैं करूँ क्या, इंडेक्स देखना नहीं आ रहा है, चार्ट्स को देखना नहीं आ रहा आपके पास, तो आपने सिंपल सा एक काम ये करना है कि टेक्निकल और फंडामेंटल क्लासेस है हमारी, फनटेक क्लास कोर्स के नाम से, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास उसमें आपको टेक्निकल्स लेवल फंडामेंटल्स मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, मार्केट के ट्रेंड क्या है, हायर लो, आपके पास स्ट्रक्चर्स क्या है, सेंटिमेंट क्या है, ट्रेंड्स, आपके पास बॉलिंजर बैंड क्या होता है, वो सारी चीज़ें टेक्निकल्स की बताई जा रही थी, प्रैक्टिकल सिखाई जा रही थी, लाइव ट्रेनिंग सेशन आपको दिया जा रहा है। और फंडामेंटल साइड पे कंपनी का ओवरव्यू, ईपीएस, कंपनी की ग्रोथ, 10 साल, 15 साल का आपके पास किस तरीके से कंपनी को देखेंगे, रेशोज़ आपके पास बहुत सारे मार्जिन्स आपको बताए जा रहे होते हैं, सिखाए भी जा रहे होते हैं। प्रैक्टिकल लाइव ज़ूम ज़ूम पे भी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, और आपके पास आप फिजिकल भी क्लासेस ले सकते हैं। अभी जॉइन करना चाहते हैं तो कमेंट में आप कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। और आपके पास देखिए मार्केट के अंदर वही कामयाब होता है जो पेशेंस, डिसिप्लिन और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपके पास प्लान के साथ काम करता है। मार्केट में आप अगर सट्टे वाले आइटम के अंदर जाते हैं, तो वहाँ रिस्क रिवॉर्ड तो ज़्यादा है, वही बात है ना कि हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। ये चीज़ तो है, लेकिन आपके पास वहाँ पे आपको कंपनी का कुछ होता नहीं है। तो स्मार्ट मनी हमेशा ये करती है कि आपके पास वो कंपनी को पहले फ़ोकस करती है कि यार ट्रेडिंग के लिए भी ले रहा हूँ, तो मैं कंपनी का फ़ोकस क्या है? कंपनी अगर मिसाल के तौर पे कंपनी कर क्या रही है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की अर्निंग्स क्या है, कंपनी का रेवेन्यूज़ क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, एसेट्स क्या है? ये चीज़ वो आपको बहुत ज़्यादा अहम है। स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर अगर आपके पास ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको जो ऐसे स्टॉक्स बता रहा हूँ, जिनके अंदर आपको एक अच्छा ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। टाइटन्स बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आपके पास मिल रहा है, अपना एक ब्रेकआउट लेवल भी देता हुआ नज़र आया था, जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला था 45 रुपीज़ के तकरीबन तकरीबन 45 रुपीज़ के अराउंड गया था फ्राइडे वाले दिन, तो आपको यहाँ पे इसमें भी ट्रेडिंग करने का मौका मिल सकता है। पीपीएलपी वॉल्यूम लीडर है आपके पास, वॉल्यूम इंटेक करता है मार्केट के अंदर। पीआरएल ये देख सकते हैं आप ट्रेडिंग के लिए। और चौथा स्टॉक मैं आपको बताऊँगा डीसीएल। डीसीएल के अंदर भी एक मोमेंटम आ रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से, अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बात करूँ तो पेल को आप देख सकते हैं, हप्पो को आप देख सकते हैं, एसएलजीएल को आप देख सकते हैं, और आपके पास बाकी भी ब्लू चिप आइटम्स के अंदर आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। एसआईपी कंपाउंडिंग के लिए मैंने आपको 4 स्टॉक्स बताए, उनमें आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। सही है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, अच्छी लगी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आप फ्रीली बता सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम इस सेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।